तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम पिछले क्लास में आवयव के कुछ प्रकार पढ़ चुके थे, तकरीबन 7 या 8 हमने प्रकार पढ़े। वही प्रकार आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दिए गए हैं। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा में 2-4 और प्रकार जो आवयव के होते हैं वो बता देता हूँ, क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चलें अपन तो ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बड़ी क्लासों में इन चीज़ों का यूज होता है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं और पहली बार उन चीज़ों को देखते हैं तो एक तरीके से घबराहट थोड़ी में पैदा हो जाती है मन में, ये क्या देख लिया। ताकि सारी कुछ चीज़ें अपनी जगह पर सुव्यवस्थित ढंग से रहें, तो मैं 2-4 प्रकार और बता देता हूँ कौन कौन से प्रकार हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। हमने कल 8 प्रकार पढ़ लिए थे, आज मैं 9वां प्रकार ले लेता हूँ। क्षैतिज आवयव। क्षैतिज आवयव यानी कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस क्या होती है? तो देखें क्षैतिज क्या होता है, आप जानते हो एक तरीके से इस प्रकार से जो लाइन होती है उसको बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। और इस प्रकार की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। तो क्षैतिज होगी ऐसी, ठीक है, क्षैतिज होगी ऐसी, ऊर्ध्वाधर होगी ऐसे, इस प्रकार से लंबवत, ठीक है ना। तो क्षैतिज आवयव मतलब आवयव हमारा पूरा इस लाइन में फैला रहे, इस प्रकार से फैला हो, ठीक है ना। तो हमने आयत आवयव पढ़ी थी। जो आयत आवयव 2 प्रकार की होती है, एक तो इस प्रकार से खड़ी हुई टाइप की और इस प्रकार से एक लेटी हुई टाइप की आवयव होती है आयत। तो 2 प्रकार की आयत आवयव होती हैं, एक लेटी हुई टाइप की, एक खड़ी हुई टाइप की। लेटी हुई टाइप की जो होती है उसे बोलते हैं हम क्षैतिज आवयव, ठीक है ना। और जो खड़ी प्रकार की होती है उसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर आवयव, ठीक है ना। तो हम पढ़ना चाह रहे हैं कि भले क्षैतिज आवयव क्या होती है, यानी कि आवयव का ये वाला प्रकार, ठीक है। तो अब इस वाले प्रकार को पढ़ने के लिए आवयव की डेफिनेशन अगर दें हम, तो इसमें क्या एक खास बात होती है, इसमें खास बात ये होती है कि अगर कोई आवयव लेटी हुई होगी तो उसमें ये जो है लंबाई, ये लंबाई इस वाली लंबाई से कम रहेगी। मान लेते हैं मैं इस लंबाई को एल नाम देता हूं, इस वाली को कैपिटल एल नाम देता हूं। तो ऑब्वियसली अगर स्मॉल एल छोटा है कैपिटल एल से, अगर ये वाली लंबाई कम है बड़ी वाली इस वाली लंबाई से, तो आवयव या आयत लेटा हुआ प्राप्त होगा। क्लियर है पॉइंट। अगर मैं इस वाले आवयव की बात करूं तो इस वाले आवयव को या इस वाले आयत को प्राप्त करने के लिए ये जो लंबाई है, ये लंबाई, इसको मैं मान लो कैपिटल एल नाम दे रहा हूँ, और ये जो लंबाई है इसको मैं स्मॉल एल नाम दे रहा हूँ, जैसा मैं दे चुका हूँ इस क्रम में, ठीक है ना। तो अब ये वाली लंबाई प्राप्त करने के लिए अब कैपिटल एल को छोटा होना पड़ेगा स्मॉल एल से, ठीक है ना। तो ये वाली लंबाई अगर इस खड़ी वाली लंबाई से कम हो जाए तो हमें इस वाले टाइप की आवयव या आयत मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कंसेप्ट पूरा की पूरा। भाई क्षैतिज आवयव कब मिल सकती है और ऊर्ध्वाधर आवयव कब मिल सकती है। आयत के केस में तो लंबाई लेते हैं हम, आवयव के केस में हम लेंगे पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ की बात करने जा रहे हैं, और स्तंभ, ठीक है ना। तो आयत के केस सॉरी आवयव के केस में हम पंक्ति और स्तंभ की बात करते हैं, जबकि आयत के केस में हम लंबाइयों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखें डेफिनेशन आप खुद ही बना पाओगे, समझ में भी आ जाएगी इतना सुनने के बाद में। मैं पहले परिभाषा लिखना स्टार्ट करता हूँ ताकि कुछ पल्ले पड़े। डेफिनेशन तो देखें
एक ऐसी आव्यूह, एक ऐसी आव्यूह जिसमें एक ऐसी आव्यूह जिसमें, ध्यान से सुनना, ये आव्यूह बनानी है हमको, है ना। इसमें पंक्तियां रहेंगी, मान लो 2 पंक्तियां हो गई, ठीक है ना। तो अब स्तंभ कितने होंगे? स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। स्तंभ ज्यादा होने चाहिए, पंक्ति कम होनी चाहिए। मान लो पंक्ति 2 है तो स्तंभ 2 या 2 से अधिक, 2 नहीं हो सकते। अगर 2 हो गए तब तो वो वर्गा भी हो जाएगी। तो अब पंक्तियों की संख्या कम और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो जाए, 2 से ज्यादा, 3 भी हो गई, तो आव्यूह इस प्रकार से लेटी मिलेगी। 3 2 से ज्यादा 4 5 है, 3 4 5 है, कुछ भी हो सकते हैं स्तंभ। अब तो स्तंभों की संख्या ज्यादा हो और पंक्तियों की संख्या कम हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों पंक्तियों को मान लो स्मॉल एम नाम दे रहा हूं, ठीक है? तो स्तंभ को मैं मान लो स्मॉल एन नाम दे रहा हूं। स्तंभों एन की संख्या से कम हो, कम हो पंक्तियों की संख्या, अर्थात दैट इज एम इज लेस देन एन हो, ठीक है ना। पंक्तियां कम हो, स्तंभ ज्यादा हो, तो आव्यूह क्षैतिज कहलाती है या क्षैतिज आव्यूह कहलाती है। तो आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, माना कि ये कोई आव्यूह है जिसमें 1, 2 एलिमेंट है। कितनी कोटि इसकी? एक पंक्ति और 2 स्तंभ। अगर एक पंक्ति 2 स्तंभ है तो इस प्रकार से लेटी हुई मिलेगी। और कुछ ले लें हम, 2 5 -9, कुछ भी ले लें, एक पंक्ति और 3 स्तंभ, ठीक है ना। और कुछ ले लें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो ABCDEF, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये सारी आव्यूह कैसी हैं? क्षैतिज आव्यूह के प्रकार में आएंगी, ठीक है ना। अगला है स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? स्तंभ आव्यूह को लिखने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि दोनों एक ही जगह पर आ जाए, तुलना भी हो सके साथ के साथ, कौन सी आव्यूह स्तंभ और कौन सी क्षैतिज है। तो देखें, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगली, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर यानी कि उदग्र, उदग्र भी एक नाम होता है आव्यूह। ऊर्ध्वाधर यानी कि उदग्र आव्यूह, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स या मैट्रिसेज, ठीक है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं।
ठीक है क्या? यदि नहीं है ना, अभी थोड़ी ठीक। डेफिनेशन, जस्ट इसका उल्टा, उल्टा हो जाएगी, ठीक है ना, ये उल्टा हो जाए तो आयु कैसी हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर। एक ऐसी आयु, एक ऐसी आयु जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या संख्या स्तंभों, अगला लिखता हूं, स्तंभों एन की संख्या से, अब ध्यान से देखें एक बार, इस प्रकार की हम वर्टिकल यानी कि खड़ी हुई आयु बनाना चाह रहे हैं। इसमें स्तंभ मान लो ये दो आए, दो स्तंभ है, तो अब वर्टिकल होने के लिए इसको, दो स्तंभ हो गए ना, तो वर्टिकल होने के लिए अब पंक्तियों की संख्या दो से ज्यादा होनी पड़ेगी। पंक्तियों की संख्या अगर दो से ज्यादा हो जाए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो जाए, तो आयु खड़ी हो जाएगी, यानी कि वर्टिकल आयु हमें मिलने वाली है। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हुआ? तो क्या लिखा है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो तो आयु, तो आयु जो है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आयु कहलाती है। अर्थात यहाँ पे क्या है पॉइंट, छोटा कर दूंगा, दैट इज एम ग्रेटर देन एन। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि जो आयु है वो कैसी है, ऊर्ध्वाधर है, ठीक है ना, कहलाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ताकि एग्जाम्पल भी आ जाए यहाँ पे, तो देखें। फॉर एग्जाम्पल, वन टू, एक पंक्ति दो स्तंभ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तीन पंक्तियां और दो स्तंभ, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इस प्रकार की जो आयु रहेंगी बड़ी प्रकार की, उन्हें बोलेंगे हम ऊर्ध्वाधर आयु। ठीक है, देख लें फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, अब देखें दो और हैं, एक प्रकार और है त्रिकोणमितीय आयु।
त्रिकोणमितीय आव्यूह। इसके दो प्रकार हैं, निचला त्रिकोणमितीय आव्यूह और दूसरा है ऊपरी त्रिकोणमितीय आव्यूह। अब देखिए, निचला त्रिकोणमितीय आव्यूह मतलब नीचे की तरफ आव्यूह त्रिभुज बन जाए, ठीक है ना। ऊपरी वाला ऊपर की तरफ त्रिभुज बन जाए, ठीक है ना। तो उसे बोलेंगे हम ऊपरी और निचला त्रिकोणमितीय आव्यूह। यानी इसमें त्रिभुज बनना जरूरी होगा। बनेगा कैसे? जैसे मान लो कोई आव्यूह ये है, ठीक है ना। इसमें मुख्य विकर्ण यहाँ पे होता ही है, ये होता है मुख्य विकर्ण, ठीक है। अब इस मुख्य विकर्ण के नीचे जितने एलिमेंट हैं वो सारे कैसे हो जाएं? जीरो। मुख्य विकर्ण तथा ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो ना हो, सारे के सारे जीरो ना हो। क्रॉस कर रहा हूं, इसका मतलब जीरो नहीं है, यहाँ पे भी जीरो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार के आव्यूह जिसमें ऊपर की तरफ बन जाए त्रिभुज, बन गया त्रिभुज, तो इसे बोलेंगे हम ऊपरी आव्यूह। ऊपर की तरफ त्रिभुज बने उसे बोलेंगे ऊपरी आव्यूह। और अगर नीचे की तरफ त्रिभुज बन जाए, ऊपर की सारी एंट्री जीरो, नीचे की सारी एंट्री और विकर्ण की सारी एंट्री नॉन जीरो, ठीक है ना। तो फिर इस प्रकार की जो आव्यूह रहेगी उसे बोलेंगे हम निचला त्रिकोणमितीय आव्यूह। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं डेफिनेशन और प्रकार लिखता हूं, देखो अगला है 11वां, निचला त्रिकोणमितीय आव्यूह। इंग्लिश में बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन लिखें, ऐसी आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण मुख्य विकर्ण के नीचे की सभी प्रविष्टियां, यानी कि जो भी एंट्री रहेंगी सभी प्रविष्टियां शून्य हो, अर्थात ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन जाए, ठीक है ना। निचला बनाना है ना हमको, इसमें चेंज करो, शब्द को हटाओ, मैं लिखो ऊपर, ऊपर की सभी प्रविष्टियां शून्य हो, से निचला
त्रिकोणमितीय आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना, लिखें डेफिनेशन एक बार। इधर कहीं आप साइड में लिख लें एक बार, देखो ये ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे। आव्यूह का प्रकार इस प्रकार का हो जाए, देखो ये होता है इसमें अपना प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की सारी एंट्रियां, ये जो एंट्रियां रहेंगी यहाँ पे जितनी भी एंट्रियां रहेंगी ये सभी कैसी हो जाएं, शून्य, ये सभी शून्य हो जाएं और ऊपर बन जाए अपना ट्राइंगल, त्रिभुज बने, ऊपर बन जाए त्रिभुज। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया ना मैंने। इसको तो हटाओ। प्रिंसिपल डायगोनल, ऊपर की सारी एंट्रियां जीरो, ठीक है ना, नीचे की सारी एंट्रियां जीरो नहीं होंगी, इसके अलावा और कुछ नंबर हो सकता है, अर्थात नीचे क्या बनेगा, ट्रायंगल बने। अगर नीचे ट्रायंगल बनता है तो निचला त्रिकोणमितीय आव्यूह, ऊपर बने तो ऊपर त्रिकोणमितीय आव्यूह। फॉर एग्जाम्पल कैसे देखें एक बार, 1 0 2 3, ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्री जीरो, फिर क्या हो गया, निचला त्रिकोणमितीय आव्यूह। अगला A 0 0, B C 0, D E F, ठीक है, ये बन गया। तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की सारी एंट्री जीरो। अब एबीसी कुछ भी नंबर डालो अपने हिसाब से, तो वो सारे नंबरों के लिए हो गया है। यहाँ एबीसी जो होंगे वो ये सारे नंबर बिलोंग टू सी लिख रहा हूं मैं। सी क्या लिख रहा हूं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, ध्यान रखना, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय का, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। सी को इस प्रकार से काट के लिखे हम, वो होता है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। ये मत लिखना काट दिया तो मतलब नहीं है, वो सम्मिश्र संख्याओं का स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको ध्यान रखें। तो सारी एंट्री ए बी सी डी ई और एफ, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं हम। कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब रियल भी होंगे, क्योंकि रियल नंबर का सेट जो होता है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का। तो यहाँ पर सारी एंट्री जो भी रहेंगी आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल लें, तो ये जो भी निकल के आएगा, जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। देखो ए का मान 1 ले लो, मान लो -2 ले लो, बी का मान, सी का मान 3 ले लो, 0, यहाँ आयोटा ले लो, √5 ले लो, और यहाँ पे क्या ले लो, कुछ भी नॉन जीरो नंबर मान लो 7 ले लो, 3 × 3, ये भी क्या है, निचला त्रिकोणमितीय आव्यूह, ठीक है ना। नेक्स्ट ऊपरी त्रिकोणमितीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर दिख रहा है, मैट्रिक्स,
ठीक है। तो डेफिनेशन बिल्कुल उसकी अपोजिट है, कुछ भी नहीं है। ऐसी आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के, अब देखो हमें ऊपर ट्रायंगल बनाना है, तो ऊपर ट्रायंगल कब बनेगा, जब नीचे की सारी एंट्री जीरो रहेगी। तो मुख्य विकर्ण के नीचे की सभी प्रविष्टियां सभी प्रविष्टियां प्रविष्टियां या एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट जीरो हो या शून्य हो उसे ऊपरी त्रिकोणमितीय आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। एकदम सेम सिचुएशन इसके लिए भी वही है जो पिछले वाले के लिए थी। मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल, ऊपर सारी एंट्री जीरो हो जाए, ऊपर जो भी हिस्सा है ये पूरा हिस्सा कैसा हो जाए, जीरो, सभी शून्य, ठीक है ना। और नीचे की सारी एंट्रियां जो होंगी वो बनाएंगे एक ट्राइंगल, ठीक है ना, ये ट्राइंगल बनेगा। ये तो निचला हो गया ना, इन दोनों बड़ा कंफ्यूजन रहता है। प्रिंसिपल डायगोनल, नीचे की सारी एंट्री जीरो, जीरो हो जाए, ऊपर बन जाए ट्राइंगल, तो हो गया ऊपरी ट्राइंगल, त्रिभुज बने, ठीक है। ये थोड़ा हिंट है, इससे तुम्हें पता रहेगा कि भाई ये ऊपर कैसे बनेगा नीचे कैसे बनेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 1 2 0 3, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की सारी एंट्री जीरो, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना ये हो गया अपना ऊपरी ट्राइंगल या अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लिखें, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की सारी एंट्री जीरो, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स, जो कि एक अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे पिछले लिया था 1 -2 √3, कुछ भी ले लो अपनी इच्छा से, आयोटा ले लो यहाँ पे, या 5 ले लो, या 7 ले लो। मुझे नहीं पता मैंने क्या लिया था पिछले बारे में, पिछले वाले में क्या लिया था ये, ठीक, एंड सो ऑन, कई सारे हो सकते हैं इस प्रकार से। अब एबीसी के मान आप कुछ भी, यहाँ एबीसी जो है ए बी सी डी ई और एफ, ये सारी एंट्रीज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स वही रियल नंबर का क्या होता है, एक सबसेट होता है, ठीक है। ये लिख लें, यहाँ पर भी आप इस स्लाइड में ये जो प्रविष्टियां हैं यहाँ लिख लें, छोटा सा मैं एलिमेंट लिख देता हूँ, प्रविष्टियां मतलब एलिमेंट, ठीक है। तो ये 4 स्टैंडर्ड प्रकार और थे जो आपको क्लियर हो गए होंगे शायद। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ से, सारे बुक के क्वेश्चन है।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखते हैं 5 एग्जाम्पल आप पे होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है ना, इतना पढ़ने के बाद। पहला क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम्पल, नीचे फैक्ट्रियां, सॉरी 3 फैक्ट्रियां हैं, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 फैक्ट्रियां हैं, ठीक है ना। इनमें पुरुष तथा महिला कर्म कर्मियों से संबंधित, इनमें पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। क्या सूचना दी गई है, देखिए एक बार। उपयुक्त सूचना को उपयुक्त सूचना को एक 3x2, एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए, आव्यूह में निरूपित कीजिए, ठीक है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, क्या प्रकट करती है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। 2 क्वेश्चन है इसमें अपने आप में ही। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें मैट्रिक्स बना के बतानी है कि मैट्रिक्स कैसी बनेगी, ठीक है ना। और दूसरी और तीसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, सॉरी तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में जो भी एंट्री है वो क्या प्रकट कर रही है, हमें वो बताना है। तो उपयुक्त सूचना, सूचना क्या है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। एक सारणी आपके बुक में दी रखी है, देखो थोड़ा छोटा करते हैं, नीचे देखो। सूचना क्या है, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री और थर्ड फैक्ट्री, 3 फैक्ट्रियां हैं, इनमें पुरुष और महिलाएं काम करती हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, पुलिसकर्मी, पुरुष पुरुष कर्मी और यहाँ महिला कर्मी, ठीक है। अब देखें, पहली फैक्ट्री में कितने पुरुष काम करते हैं, 30, और महिला कितने काम करती हैं, 25। इसी प्रकार दूसरे में 25 पुरुष, 31 महिलाएं, थर्ड में 27 पुरुष और 26 महिलाएं ये काम करती हैं, ठीक है ना। अब देखें, तो
अब आपके पास सूचना भी है, ठीक है ना, पूरी की पूरी, ये पूरी सूचना आपको दी गई है। अब हमें क्या करना है, दो क्वेश्चन है हमारे पास, दो क्वेश्चन जवाब जवाब देने हैं। पहली बात तो हमें 3x2 कोटि की एक आव्यूह बना के बतानी है, ठीक है ना। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में जो प्रविष्टि है वो क्या है, वो बतानी है। तो हल का कलर चेंज करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें बताना है भाई आव्यूह 3x2 कोटि की कैसी बनेगी। कुछ भी नहीं है, इसको उठा करके आव्यूह बना दो। 30, 25, ठीक है, 25, 31, 27 और 26। तीन पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, तो तीन पंक्तियां और दो स्तंभ, ये बन गया आव्यूह। पॉइंट क्लियर है। सेकंड वाला, उसने क्या बोला है, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में आ जाओ, ये रही आपकी तीसरी पंक्ति, और दूसरा स्तंभ, ये रहा दूसरा स्तंभ, ठीक है ना, दूसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में जो एंट्री है वो कौन सी एंट्री है, ये एंट्री है, ठीक है ना। अब ये किसको दिखा रही है, ये देखो, दूसरा जो कॉलम है वो दिखा रहा है महिला कर्मियों को, ठीक है ना, दूसरा कॉलम महिला कर्मियों को दिखा रहा है, और तीसरी पंक्ति किसको दिखा रही है, थर्ड फैक्ट्री को। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, थर्ड फैक्ट्री में, थर्ड फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या, महिला कर्मियों की संख्या, की संख्या। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ, और वो कितनी है वो भी लिख देते हैं एक बार, देखो 26। पॉइंट क्लियर है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है ना। तो थोड़ा छोटा था। ये सेकंड होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया क्या था, कैसे करना है, कुछ भी नहीं है, दो लाइन के आंसर है बस। ये हमने जो शुरू में पढ़ा था कि भाई मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, होती क्या है मैट्रिक्स, मैंने बताया था कि कुछ संख्या में पंक्तियों और कुछ संख्या में स्तंभों को हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर सुव्यवस्थित ढंग से सिस्टमिक तरीके से अरेंज कर दें तो उसे ही बोलते हैं हम आव्यूह। तो हमने यहाँ पर जो डेटा दिया गया था उसको उठाकर सीधा लिख दिया, तो ये बन गया अपना आव्यूह, ठीक है ना। एक तो आव्यूह बनाना था, दूसरा तीसरी पंक्ति और सेकंड कॉलम में जो प्रविष्टि है वो क्या है, उसका क्या भावार्थ निकल के आ रहा है वो दिखाना था। तो थर्ड फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या बता रहा है, ये कॉलम और ये रो, ठीक है ना। नेक्स्ट है आगे एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां, संभव कोटियां
क्या होंगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कितने कितनी कोटि की आवी बन सकती हैं जिनमें अवयव 8 रहे, ठीक है ना। तो हल, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 8 के गुणनखंड कर लो, 8 के फैक्टर, 8 के गुणनखंड, क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, बराबर। देखो 1 गुना 8 हो सकता है, ठीक है ना, 2 गुना 4 हो सकता है, 4 दूनी 8। ये जो बता रहा है, ये बता रहा है एक पंक्ति और 8 कॉलम वाली मैट्रिक्स, ये बता रहा है 2 पंक्ति और 4 कॉलम वाली मैट्रिक्स। तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें भी 8 एकम 8, 8 एलिमेंट होंगे। ये अलग मैट्रिक्स है, ये भी अलग मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब इनका उल्टा ले लो, 8 × 1। अब ये ऊपर वाली मैट्रिक्स और नीचे वाली मैट्रिक्स दोनों आपस में एकदम अलग हैं। ऊपर वाली में 1 पंक्ति है, नीचे वाली में 8 पंक्ति है। ऊपर वाली में 8 कॉलम है, नीचे वाली में 1 कॉलम है। इसी प्रकार से इधर भी 8 के और भी फैक्टर नहीं हो सकते इनके साथ अलावा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कितनी कोटियां बनी, 4। तो 4 कोटियां हमें प्राप्त हुई यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 4 संभव कोटियां, कितनी कोटियां संभव हो सकती हैं, 4 संभव कोटियां हो सकती हैं। इनके अलावा और कोई नहीं बनेगी जिसमें केवल और केवल 8 ही एलिमेंट हो। इनमें से आप जो भी मैट्रिक्स उठाओगे चारों कोटियों में से, उसमें आपको देखने को 8 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 फिनिश हुआ। एक बार देख लें, लिख लें फटाफट से ताकि आगे बढ़ें। लास्ट 2 एग्जाम्पल और रह गए हैं, एक एक लाइन के आंसर है, क्वेश्चन बड़ा है उससे छोटा तो आंसर है। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बोला है, एक ऐसे 3 × 2 आव्यूह की रचना कीजिए। एक ऐसे 3 × 2, ये कोटि आव्यूह की, आव्यूह की रचना कीजिए। रचना कीजिए जिसके अवयव, जिसके अवयव ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ I-3 जे, I-3, ठीक है, इससे प्राप्त हो जाए। तो आई और जे, आई बता रहा है पंक्ति को, जे बता रहा है कॉलम, तो वो नंबर का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है, पहले से इसका सॉल्यूशन लिखें। देखो 3 × 2 कोटि की आव्यूह, कोटि की आव्यूह, यानी कि A I J 3 × 2 ये होगी। इसको हम खोल करके लिखें, इसके एलिमेंट किस प्रकार से होंगे। देखो 3 पंक्तियां होंगी और 2 कॉलम, ठीक है, 3 पंक्तियां और 2 कॉलम। तो पंक्तियां बनाओ 3, कॉलम बनाओ 2, 1 कॉलम और 2 कॉलम। पंक्तियां 3, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। अब लिखने अपन को एलिमेंट, ठीक है। देखें आई और जे दोनों के मान 1 1 रखें तो यहाँ आ जाएगा 1 A11 A1 दूसरे कॉलम का। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के लिए A21 दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम,
तीसरी पंक्ति और पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6 एलिमेंट होने चाहिए, ये वो 6 एलिमेंट होंगे। अब यही हमारा आंसर है क्वेश्चन का। बस इसमें जो 6 एलिमेंट हैं, हमें उन एलिमेंटों को जैसे नंबर लिखे गए हैं आई और जे के मान देते जाने और यहाँ से एलिमेंट उठाते जाना है, ठीक है ना। नाउ अब देखो क्या दिया गया है, चूंकि ए आई जे बराबर है 1/2 मॉड ऑफ आई माइनस 3। एक चीज ध्यान से सुनना कि मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव संख्या है, जैसे मान लो 2 है, तो वो मॉड उसको पॉजिटिव बना देता है, ठीक है ना। नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है मॉड। मान लो -5 है, तो ये हो जाएगा 5। और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, पॉजिटिव में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना। और जीरो जो है उसका मॉड जीरो ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, पता रखना है, ठीक है ना। मॉड की ये क्वालिटी है कि भाई उसके अंदर अगर नेगेटिव डालेंगे तो वो उसको पॉजिटिव बना के देगा, पॉजिटिव डालेंगे तो कुछ नहीं करेगा, जीरो डालेंगे तो जीरो का भी कुछ नहीं कर सकता, केवल नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है मॉड, ठीक है। तो देखें पहला एलिमेंट A11, A11 कैसे मिलेगा हमको, आई की जगह और जे की जगह 1 1 रख दिए, 1/2 आई का मान 1 माइनस 3 इंटू जे का मान 1, ये कितना बन जाएगा यहाँ से 1/2 1 माइनस 3 1/2, 1 - 3 होता है -2, क्या हुआ 1 - 3 होता है -2। और मैंने अभी बताया था मॉड के अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 और ऊपर मॉड गुना में है तो गुना 2, और 2 कटेगा नीचे से ऊपर से तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहली एंट्री तो आई 1, दूसरी एंट्री A12 1/2 आई का मान 1 जे का मान 2, 3 इंटू 2, तो 1/2 मॉड ऑफ 3 दूनी 6, एक में से 6 गए माइनस के तो माइनस के 5 बचेंगे, ठीक है ना, प्लस का 5 हो जाएगा ये, तो एंट्री आएगी 5/2। ए अगला है 2 1 1/2 आई का मान रखना है अपन को 2। अब आई का मान 2 जे का मान 1, -3 इंटू 1 1/2, 2 माइनस 3 एकम 3, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, और मॉड के अंदर -1 है तो प्लस हो जाएगा, तो +1 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। इतना समझ में आया, तो थोड़ा छोटा करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते ठीक है ना। तो देखें ए 2 1 हो गया 2 2 1/2 आई और जे दोनों के मान 2 2 रखने, 2 -3 इंटू 2 - 6 4 हो जाएगा, 1/2 माइनस का 4 का मॉड 4, 4/2 बराबर, ठीक है। अगला है A31 1/2 1/2 मॉड ऑफ आई का मान 3 -3 इंटू जे का मान 1, ठीक है। देखो कितना मिलता है 1/2 मॉड 3 - 3 0, और मॉड 0 का मान 0, तो 1/2 इंटू 0 बराबर 0, तो 3 1 भी जो एंट्री है वो आई 0, ठीक है ना। एंड लास्ट
ठीक है, तो लास्ट एंट्री रह गई अपनी की 3 2 5 एक और A32 1/2 आई की वैल्यू 3 -3 इंटू C कमांड 2 रखो 1/2 मॉड ऑफ 3 - 6 3 में 6 गया तो माइनस का 3 और मॉड कर देगा उसको प्लस 3 ठीक है। तो ये आपके पास में 6 एंट्री आ चुकी हैं 1 2 3 4 5 और 6। इनको उठा करके इनके स्थान पर इस मैट्रिक्स के अंदर रख दो तो आंसर अपने का निकल के आ जाएगा। C1 C2 ठीक है। तो देखें यहाँ इसका आंसर आएगा निकल के, यहाँ रख दो इसकी मान A11 A12 A11 1 A12 5/2 1 5/2 ठीक है ना 1/2 और 2 1/2 2 अगला है 0 और 3/2 0 3/2 तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन। अब शायद आप बुक के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जैसे कई कई क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप करें ट्राई। अगला एग्जाम्पल है अगला एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आपको एक चीज पढ़नी होगी, यहीं लिख देता हूं मैं, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो मैम आ चुके हैं इंग्लिश की, इस कारण से ये क्लास यहीं ड्रॉप करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं आके करवा देता। ठीक है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन कल करते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास यहाँ फिनिश करते हैं। कल हम पढ़ेंगे समान समुच्चय, इक्वल सेट इसे कहते हैं। उसके कुछ 2 एग्जाम्पल और रह गए 1.3.1 के, और जितने भी क्वेश्चन है उनको सबको हम जितनी संख्या में हो सकता है कल निपटाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।